नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुर में संयुक्त रूप से रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का करेंगे लोकार्पण। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन सेवा का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायकों व पद अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन। हैंड्स ऑफ अभियान के तहत नागरिक अधिकार संगठनों की 1200 से अधिक प्रदर्शनों के आयोजन की योजना। और देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। देशवासियों से प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज अनुराधापुर का दौरा करेंगे, जहां वो जया श्री महाबोधि मंदिर भी जाएंगे और इसके साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इसे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नए पंबन रेल पुल को देश को समर्पित करेंगे और रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में भी दर्शन करेंगे और पूजा भी करेंगे। समुद्र पर बना नया पंबन रेल पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रामेश्वरम और तांबरम चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को रोड ब्रिज से हरी झंडी दिखाएंगे तथा पुल के संचालन का प्रदर्शन भी देखेंगे। पंबन ब्रिज is one of the most important bridges. It's the first vertical lift sea bridge, and for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark, and this is the rich heritage of our Tamil culture, Tamil language, and the big work, great work done by our engineers. ये दो कार्य जो हुए हैं, एक ये ब्रिज पूरा हुआ, रामेश्वरम स्टेशन की कनेक्टिविटी पुनरारंभ हुई है और रामेश्वरम स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप किया जाए, तो दोनों को मिलाने के बाद हम यहाँ बहुत सारी नई ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। नया पंबन रेल पुल जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस 2.08 किलोमीटर लंबे पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक ऊपर उठता है, जिससे जहाजों की आवाजाही सुगमता से हो सके। ये पुल स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट, विशेष सुरक्षा कोटिंग और ड्यूल रेल ट्रैक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे ये दीर्घकालिक टिकाऊ और भविष्य के ट्रैफिक के लिए सक्षम है। रामेश्वरम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
मान्यताओं के मुताबिक रामायण में वर्णित राम सेतु का निर्माण यहीं पास के धनुषकोडी से शुरू हुआ था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री रामेश्वरम स्थित प्रसिद्ध रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामेश्वरम में राम कथा, भागवत सप्ताह, शिव पुराण, ऐसा लोग पूरा देश में इधर आते हैं। अगर रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर सीधा होने से जो उम्र वाला लोग है उन लोग यहाँ पर आके सीधा आके यहाँ पर उतर के उनका जो राम कथा में बैठ सकते हैं, शिव पुराण में बैठ सकते हैं और भागवत सप्ताह में बैठ सकते हैं। रामेश्वरम में एक नया उत्साह है, नया ऊर्जा है जनता के बीच में। इसका एक रीजन ये है कि ये नया ब्रिज आने के बाद में रामेश्वरम का बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी घटाएगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों तथा बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पंबन के नए ब्रिज की आधारशिला रखी। कोविड जैसे महामारी के दौर के बावजूद 2025 में प्रधानमंत्री ही जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रामेश्वरम। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलौल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही गृह मंत्री बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर में राजस्थान में कोटपुतली में बाबा बालनाथ आश्रम 108 कुंडलीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह वर्तमान कानून और व्यवस्था परिदृश्य का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों और जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा होने की उम्मीद है और इसके साथ ही वो भाजपा विधायकों और पद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें आपको कि अमित शाह का दौरा गांधीनगर में इफ्को की कलौल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में वो हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ वो बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और राजस्थान के कोटपुतली में 108 कुंडलीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में भी हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायकों और पद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उच्च स्तरीय सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। और वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है और अब पूरे देश में लागू हो गया है। भाजपा आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी की वयोवृद्ध कार्यकर्ता एवं 1997 में दिल्ली की मेयर रही 98 वर्षीय श्रीमती शकुंतला आर्य के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनके आवास पर भी पार्टी का झंडा फहराएंगे। और आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी है। पूरे देश भर में रामनवमी का भारी उल्लास है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या धाम स्थित श्री राम मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। इस मौके पर अयोध्या में राम लल्ला का विशेष अभिषेक और श्रृंगार के बाद तिलक और आरती की जाएगी।
इस मौके पर श्रद्धालु तड़के से ही पवित्र सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। रामनवमी पर आज करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर श्री राम भक्त हनुमान के मंदिरों में भी भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है। रामनवमी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसके अलावा देश विदेश में भी रामलला के जन्मोत्सव का भारी उल्लास छाया हुआ है। भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ये पावन पर्व भगवान श्री राम के सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से श्री राम के आदर्शों से सीख लेकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। नव वर्ष के साथ आरंभ होता है चैत्र महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार नवरात्रि। आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन यानी कि नवमी है। भारतीय संस्कृति में नवमी का क्या है महत्व और नवे दिन माता दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्र पर्व का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। 9 दिनों तक विधि विधान से मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों या शक्तियों की उपासना की जाती है। कलश स्थापित किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी या नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। ये दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। नवरात्र के 9 दिन साधना के दिन है। हम अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को छोटे से बचपन से अगर साधना शुरू कर दें तो सिद्धिदात्री तक की यात्रा तय कर सकते हैं। सिद्धिदात्री जो सिद्धियां देने वाली हैं, तो दुर्गा के रूप में हम इन 9 अवस्थाओं को पूजते हैं। और दुर्गा कौन? दुर्गति नाशिनी, जो जीवन में से दुर्गति को नाश करने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा आदि दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। ऋतु परिवर्तन के साथ होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का सीधा प्रभाव मानव शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन उपवास का विधान है। इस समय व्रती को विशेष फल आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे न केवल मन बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहे और शांत मन से व्रती माता की आराधना कर सकें। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें, अर्चन करें और ये प्रार्थना आप सभी के लिए कि सिद्धिदात्री जो है ही सिद्धि देने वाली, वो आपको वो सिद्धियां अवश्य दे जिन्हें आप डिजर्व करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रंगों का मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित किया गया है। रंगों की बात करें तो नवरात्रि के 9वें दिन मोर वाले हरे रंग के वस्त्र पहनकर आराधना करना शुभ होता है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है और जीवन में नवीनता को व्यक्त करता है। इस रंग के कपड़े पहनकर माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्द हाजिर होंगे। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत INS सुनैना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत निर्मित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिक परिचालन, मरम्मत और रसद सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। देखिए कारवार नेवल बेस से DD न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। 9 मित्र देशों कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के 44 नौसैनिकों के साथ जहाज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना करना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इस धुन के साथ INS सुनैना रवाना हो गया है 9 मित्र देशों के अफसरान और नाविकों को लेकर, और एक ही संदेश कि मिलकर हम हिंद महासागर को सुरक्षित रखेंगे। कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर किसी भी देश के अधिकार को दबा नहीं सकता। हिंद महासागर क्षेत्र के भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने IOS सागर के लॉन्च को समुद्री क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सामूहिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया। इंडियन ओशन रीजन में फ्री नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, एंटी पायरेसी और पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करना हमारे सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है। इंडियन ओशन रीजन में आप सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हमारी नेवी पीस सिक्योर कर रही है, जिस वजह से न सिर्फ सुरक्षित व्यापार संभव हो पा रहा है, बल्कि इस पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा मिल रहा है। रक्षा मंत्री ने इस क्षेत्र में जहाजों का अपहरण और समुद्री डाकुओं की हरकतों जैसी घटनाओं के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। पूरे इंडियन ओशन रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के समय या किसी भी मुसीबत के समय भारतीय नौसेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरी है। शिप्स की हाईजैकिंग, समुद्री लुटेरों की करतूतें जैसी अनेक घटनाएं इंडियन ओशन रीजन में प्राय होती रहती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमारी नेवी द्वारा सिर्फ भारतीय जहाजों की ही नहीं बल्कि विदेशी जहाजों की सुरक्षा का भी उदाहरण सामने आता है। INS सुनैना अपनी तैनाती के दौरान दार एस सलाम, नकाला, पोर्ट लुइस और पोर्ट विक्टोरिया का दौरा करेगी। इसमें सवार अंतर्राष्ट्रीय चालक दल प्रशिक्षण अभ्यास करेंगे और कोच्चि में विभिन्न पेशेवर प्रशिक्षण स्कूलों से प्राप्त ज्ञान को लागू करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत नौसेना बेस कारवार में 2000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे का भी उद्घाटन किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है, उसका कुल लगभग 2100 करोड़ का था। 7 पियर्स था जो कि हमारे शिप्स के लिए बनाया गया है, और उसके साथ लगभग 400 अकोमोडेशंस है जो कि हमारे नौसैनिक्स के लिए है और डिफेंस सिविलियंस के लिए है। इन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का पूरा होना राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। विशाल बैरिस्टर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना ने देश भर में तमाम व्यवसायों के व्यापार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के महेश लक्ष्मण कोहले ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को नया जीवन दिया है। महेश लक्ष्मण आज सफल उद्यमी के तौर पर दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद देने की एक प्रमुख योजना है। योजना ने देश भर में अनगिनत उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों को साकार करने में सक्षम बनाया है।
महाराष्ट्र के महेश लक्ष्मण कोल्हे भी उन व्यवसायियों में से एक हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला। महेश बीते 2 दशक से जलगांव में एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग सेंटर चला रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी की वजह से उनके व्यवसाय में मंदी आ गई थी। उनके पास नई जनरेशन के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मुद्रा योजना उनके लिए बड़ा सहारा बनी। उन्हें योजना के तहत 2 किस्तों में 6 लाख और 10 लाख का ऋण मिला। मैं जलगांव में 21 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। जो मेरा बिजनेस का स्वरूप है ऑटो स्पेयर बिक्री, लाइट व्हीकल। वो टाइम पे नया जनरेशन के स्पेयर कैसे भरने के ये बहुत बड़ी समस्या थी। फिर मैंने बैंक में जाके बैंक मैनेजर से मिला। बैंक मैनेजर ने मुझे पहली किस्त 6 लाख का लोन मंजूर किया गया। उसके बाद में मेरे को बैंक ने देखे मुझे दूसरी किस्त 10 लाख की गई। उससे मेरे कारोबार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मुद्रा योजना के तहत मिले ऋण से उन्होंने अपनी सर्विसिंग इकाई का आधुनिकीकरण किया। ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के अपने स्टॉक का विस्तार किया। बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर सेवा के चलते उनका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हुए 4 लोगों को काम पर रखकर रोजगार सृजन की दिशा में भी कदम बढ़ाया। मेरे पास एक ही आदमी काम करता था, तब मेरे पास 4 आदमी काम करने लग गए। मेरा कारोबार बढ़ा। आज जो फर्म है वो ऑडिट फर्म बन चुकी है। महेश लक्ष्मण इस योजना को छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान मानते हैं। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि विशेष रूप से युवा व्यवसायियों को इस योजना का लाभ लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं युवा वर्ग को कहना चाहता हूँ कि ये जो योजना है ये सभी के लिए है। लोन लो, अपना कारोबार बढ़ाओ। इसे कोई भी मॉर्गेज सिस्टम नहीं लिया जाता है। मुझे इसका बहुत ही बढ़िया से योगदान मिला है। मैं इसलिए भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी के मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने हर वर्ग के व्यवसायियों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं और उनके अंदर आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना भी जागृत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर मीडिया एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया युवा कलाकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए वैम यानी कि वेव्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्रिएटर्स के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और इस प्रतियोगिता का लक्ष्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें विकसित करना और इन कलाकारों के लिए व्यावसायिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इस बार चेन्नई ने प्रतियोगिता की मेजबानी की। गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद में सफल संस्करणों के बाद वैम चेन्नई के क्रिएट इन इंडिया पहल की भावना को बनाए रखा। वैम ने चेन्नई में एक रोमांचक पड़ाव बनाया जहां एनीमे, मंगा, वेबटून्स और वॉइस एक्टिंग की जीवंत दुनिया देखने को मिली। तमिलनाडु और पुडुचेरी से भी 90 से अधिक प्रतिभागियों के साथ ये आयोजन कलात्मक ऊर्जा और कहानी कहने की प्रतिभा का केंद्र बना। प्रतियोगिता में वॉइस एक्टिंग, मंगा और एनीमे की विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वैम वेव्स का एक हिस्सा है। इस आयोजन पर मीडिया और एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव अंकुर भसिन ने कहा कि हमें इस रचनात्मक मंच को प्रदान करने पर खुशी है और हम इन युवा कलाकारों को वैश्विक पहचान पाने के उनके सफर में साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। वैम वेव्स एनीमे एंड मंगा कॉन्टेस्ट में हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग अलग अलग जगह से लोग ढूंढें जिनकी आर्ट, जिनकी कला जो हम लोगों के सामने ला सकें। और हमारे देश में हर एक कोने में इतनी बढ़िया कला है जो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में हम लोग ला के दिखाएं। ये जो फैमिली है दिन में सुबह 4:30 बजे बारिश में उठ के आई है ताकि चारों के चारों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी कला को सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आइए हम सब मिलके ऐसे लोगों को और ऐसी कला को सबके सामने विश्व में सबसे आगे लेके जाएं। और वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे आयोजन से कलाकारों का हौसला बढ़ता है और नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट है क्योंकि नॉर्मली हम लोग रियलिटी शोज़ देखते हैं जहाँ पर हमें सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड
डांसर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं, बट ये एकदम अलग किस्म का इवेंट है जहाँ पर आर्टिस्ट को उनका आर्ट एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। This is a great platform which is very useful to the talent which is available all over India but not able to connect with the industry. For example, there's a startup, they have Shark Tank, music, dance, everything has reality shows. But such talent cannot be exposed unless we have such events and connected all over India. ऐसे forums और ऐसे इनिशिएटिव्स उन लड़कों को बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि कई लड़के ऐसे भी हैं जो प्रॉपर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, ब्लैक क्लोवर और नारुतो जैसे बोरुतो जैसे एनिमे में एनिमेट कर चुके हैं, बट उनके बारे में ना किसी को पता है ना कोई जानता है, और वो भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है थर्ड सोर्स फोर्थ सोर्सिंग वाली कंपनीज़ पे जो कि कोरिया में है या ऑनलाइन है, जिनका कोई ऑफिस ही नहीं है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स आई थिंक हेल्प करेंगे हमारी टैलेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको स्ट्रीमलाइन लाने में और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।